आपके सारे रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए विद्वानों द्वारा जो पीरियड तय किया गया है, आपकी मैच्योरिटी, आपका जो डेवलपमेंट है, आपके जो ग्रोथ हो रहे हैं, प्लस सराउंडिंग और आपके सब्जेक्ट, सारी स्थिति को तय करते हुए 12 इयर्स का समय दिया जाता है। 12 साल में आपको +2 करनी है। इसमें 1 की पढ़ाई 1 में हो जानी थी, 2 की पढ़ाई 2 में पूरी हो जाए, 5th की पढ़ाई 5th में पूरी कर लो, 10th की पढ़ाई 10th में पूरी कर लो, 11th का 11th में पूरा कर लो, 12th का 12th में पूरा कर लो। तो फिर 12th के बाद बीच में पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? आप तैयार हो गए? नहीं, प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। अगर 12 साल की पढ़ाई जो प्रिस्क्राइब्ड है, 12 साल आपको दे रखा है, एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उस सिलेबस को 12 साल में आपको तैयार कर आना था। अगर आप आ गए होते तो आपको 12th के बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नहीं, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो पाता। कारण जो भी हो, व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाया, व्यक्ति के यहाँ कोई हादसा हो गई, व्यक्ति समय नहीं दे पाया, जिस भी कारण हो, +2 तक अगर पढ़ाई पूरी नहीं होती तो बैकलॉगिंग जो रहता है हमारे लाइफ में, वो हमें परेशान करता है आगे। इसलिए आगे की तैयारी करने के लिए हमें अलग से फिर टाइम देना पड़ता है। तब सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, पहले के केसेस में ऐसा हो गया था कि लोग जब IIT देने हों या मेडिकल देने हों तो 12 इयर्स के बाद फिर 2 साल 3 साल लोग तैयारी करते थे, फिर जाते थे। तो उस समय हमारे यहाँ सिलेक्शन का तरीका अलग हो गया था। चूँकि एज लिमिटेशन ठीक से नहीं किया गया था, इसलिए काफ़ी एज होने पर भी MSc करने के बाद भी लोग दे रहे हैं एग्जाम मेडिकल आदि का। तो उसे तोड़ने के लिए कोशिश किया गया, जैसे बंधन हुई, तो जो करंट बैच से आते हैं उसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसलिए क्वेश्चन के तरीके को बदल दिया गया। और अब कोशिश की गई कि NCERT पैटर्न पर ही एग्जाम हो और उसके करीब रहे या उसके आजू बाजू ही हो, जो भी क्लिकेज क्वेश्चन भी बने उससे सराउंडिंग में बने। इसलिए बेस आपको मिल चुका है और उस बेस को कितना मजबूती से आप तैयारी करते हो ये आपको देखना होता है। और इसे तैयार करने के लिए हमारा जो पहले का सिस्टम था पढ़ाई का, वो डिफरेंट था। उसमें था कि लोग MSc के क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, IIT आदि एग्जाम, IIT सब के एग्जाम के जो क्वेश्चन होते थे वो कुछ मतलब अलग ही लेवल ले लेता था और बच्चे बड़ा आसानी से या +2 करते हुए कर लें ऐसा मुश्किल था। कई साल मेहनत करने के बाद लोग कम्पीट करते थे। तो उस समय पॉइंट था रिजेक्शन का। जिस बच्चे का एडमिशन होना है, एक्चुअली सिलेक्शन का तरीका ही अलग था। जैसे आज हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन होता है ना, किसी एग्जाम के लिए हमें ग्रुप चूज करना है, निकाल लेना है, सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं था। मोड ऑफ रिजेक्शन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते थे कि लड़के को रिजेक्ट किया जाएगा और उसके बावजूद भी जो बच्चे टिके रह गए उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता। तो तरीका ही अलग था। शिवपाल साहब आदि ने काफी मजबूती से इस बात को रखा और कहा कि ये मोड गलत है, इसमें लड़के के साथ क्राइम हो रहा है, जो सिलेबस में नहीं है ऐसे क्वेश्चन हम डाल रहे हैं उसके लिए। इसलिए आवश्यकता है कि सिलेबस के अंदर ही हम रहें और उनमें जो बेटर है उसको सिलेक्ट करें। तो आज आपका सिलेबस के अनुकूल क्वेश्चन हुआ करता है। अब उस सिलेबस को मजबूत करना है। जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, मान लीजिए CBSE या दूसरे जो भी बोर्ड है, उन सभी का जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो NCERT है, जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। इसलिए इस बुक की महत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसको बेस मान के आपको तैयारी करनी है। इसलिए जब भी किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी हो, आप NCERT देख लीजिए, उसमें क्या दे रखा है, वो आपको बाउंड्री दिखा देगा। इस बाउंड्री के अंदर आपको तैयार करना है। उससे ज़्यादा पढ़ने के लिए आप फ्री हो, मटेरियल की कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन वो मिनिमम है, उतना आपको करके ही आगे बढ़ना है। और अगर वो तैयार नहीं होता, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको +2 एग्जाम देनी हो या फिर कोई भी टेक्निकल एग्जाम देनी हो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है NCERT। उतना आप तैयार कर लिए तो आप बैठने के काबिल हो। एडवांस करने के लिए आप फ्री हो, जितना भी कर लो, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर वो पढ़ाई पूरी नहीं होती है तो +2 में बैठने लायक आप नहीं हुए। ये सेल्फ जजमेंट की बातें होती है। इसके लिए बहुत मेहनत या बहुत कोई बताएं आपको जज करके, ऐसा नहीं है। NCERT पढ़ाई आप पूरा नहीं किए हो तो +2 में आप बैठो ना बैठो, मतलब आप उसके काबिल नहीं बन पाए अब तक, ये खुद ही तय कर लेना है।
तो पढ़ाई में आप शुरू कीजिए एनसीईआरटी से, उसको देखिए, पढ़ाई पूरा कीजिए। पढ़ाई आपकी पूरी हो गई या क्लास हुआ, क्लास के बाद आप देखो कि एनसीईआरटी का कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा है। एनसीईआरटी में देखो डीप लेटर जितने भी लिखा हुआ है उसको माइन्यूटली ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए, उस टर्म को क्लियर कीजिए। वो टर्म आसानी से क्लियर नहीं हो, उसमें आपको टीचर का सहयोग लेना पड़ेगा और डिक्शनरी आदि से उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियर कर उसी बुक में बगल में नोट करो, उसे बार बार देखो, क्लियर रहेगा। और जो बच्चा ईमानदारी से एनसीईआरटी क्लियर कर लिया उसका कंप्लीट करना मुश्किल है ही नहीं, डेफिनेटली वो आसानी से कंप्लीट कर जाएगा। मैं बोल रहा था कि 12 इयर्स जो आपको दिया गया ना, वो 12 साल की पढ़ाई अगर 12 साल में सही ढंग से व्यक्ति कर ले तो इतना मैच्योर होके निकलेगा कि +2 एग्जाम दिया और जो भी टेक्निकल लाइन में उन्हें जाना है वो एग्जाम देगा, कंप्लीट करेगा, चला जाएगा। लेकिन वही 12 साल की पढ़ाई हम पूर्ण रूपेण उन 12 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं, तभी हमें परेशानी होती है। अब तक आपकी जो भी स्थिति रही हो, जैसे आपने 10th किया, 10th का जो भी रिजल्ट आपका हो वो फाइनल रिजल्ट होता है। अब आप चाहो कि उसमें रिकवरी करें, इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। जो आप करके आए हो वो पूरी लाइफ के लिए आपके साथ जुड़ गया, वही रिजल्ट बना रहेगा। इसलिए मोमेंट में आज जो हो रहा है, आप 9th क्लास रिपीट तो नहीं कर सकते ना, आपके 9th क्लास जो गुजर गया फिर नहीं आने वाला है, 11th जो गुजर गया नहीं मिलने वाला है, 12th जो गोइंग ऑन है, चल रहा है, वो फिर दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए इस मोमेंट में अगर इसकी तैयारी ईमानदारी से नहीं कर पाए तो आप पीछे पड़ जाओगे। अब तक आपकी जो भी स्थिति रहा हो, मान लो आप सभी 12th मूविंग है, 11th हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में 11th तक की पढ़ाई आप खुद जज करके देख लो, क्या 11th तक के सिलेबस को आपने ईमानदारी से पूरा कर लिया? अगर नहीं पूरा किया, खामी है, तो हमारे पास अब वो 12 इयर्स के बदले सिर्फ 1 साल बचा। 12 साल जो अलॉटेड था हमारे लिए, हमें तैयार करने के लिए, जो 12 साल विद्वानों द्वारा तय किया गया था, उसमें 11 साल आपको गुजर चुका है, 1 साल आपके पास है। क्या आप उस लेवल में तैयार हो? नहीं हो तो आपको 1 साल में 12 साल की पढ़ाई पूरी करनी होगी। अगर आप +2 कर लेते हो तो ये उम्मीद रहेगी ना 7th का कोर्स आप जान रहे हो, 9th का कोर्स जान रहे हो। इसका अर्थ यही है कि अब जो भी बैकलॉगिंग आपके लाइफ में आ रहा है वो 1 साल में पूरा करना है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी पड़ जाती है। अगर अपने को अप टू मार्क बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि +2 के साथ हम इंजीनियरिंग मेडिकल में चले जाएं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप 1 साल का इस्तेमाल उस रूप में करो। अब तो 1 साल भी पूर्ण रूप में नहीं बचा हुआ है, तो जो टाइम आप सेल्फ कैलकुलेशन है ना, कोई बताएंगे तब होगा ऐसा नहीं है। आपके पास बचा हुआ समय, आपका जो सिलेबस है, जो तैयारी आपको करनी है, वहाँ आप कहाँ तक पहुँचे हो, उसके अंदर कितनी कमी है उसको दूर करना है। तो अगर आप सही ढंग से जज कर लो, देख लो, मिला लो, तो हमें लगता है कि आपको लगेगा कि पढ़ाई के सिवा आपको अब कुछ नहीं करना है। बचे हुए समय को 100% एब्जॉर्ब कर दो पढ़ाई में। आपका जो सिलेबस है उसको ईमानदारी से पढ़ो और आप आसानी से मंजिल तक पहुंच पाओगे। लोग उन्हीं पॉइंट को अगर क्लियर कर ले, कई बार कई टीचर तक बोल देते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं बेटा, उसको जब भी आप ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करोगे, आप पाओगे उसमें काफी कुछ है। सपोज उसने एक वर्ड दिया, हमने आपको कहा कि वो सागर को गागर में भर दिया, तो बहुत बातों को स्पष्ट नहीं कर पाया ना। वो एक वर्ड डाल दिया है, आपको वर्ड निकालना है, उस वर्ड को एलोबरेट करना है और फिर उसे समझना है। जब उस वर्ड को आप पूर्ण रूप में समझ जाओगे, तब समझा जाएगा कि एनसीईआरटी आप समझ गए। और जब ये स्थिति आएगी उसके बाद तो आप कहीं कम्पीट कर सकते हो, कभी भी कम्पीट कर सकते हो, अगर आप +2 की तैयारी पूरी करो। आसपास कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको तैयार करना होता है, उसके साथ साथ आप उसे तैयार करोगे। तो ये पहला जो आपका थीम होगा, जो मेन है, वो है एनसीईआरटी के हर टर्म को क्लियर कर लेना। तो ईमानदारी से पढ़ाई में इस चीज को बना के रखिए, आप डेफिनेटली समझोगे।
एग्जाम तैयारी के समय कई बार देखते हैं बच्चे कई पर्टिकुलर फॉर्म लिया और उस रूप में अपने को डालता चला गया। ऐसी स्थिति में लोग पीछे पड़ जाते हैं। आपको अगर आगे आना है तो आप पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन के क्या फॉर्म है, किस तरह के परफॉर्मेंस में क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी की चर्चा बाद में उसे देखो। पहले थीम देख लो, थीम में क्या है, कहाँ कौन से मटेरियल है, उसको ध्यान से पढ़ाई कीजिए। कई बच्चे को देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने लगता है, 300 क्वेश्चन एक साथ दिया रहता है। वो स्टार्ट किया फर्स्ट डे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया, 300 तक गए। सपोज 300 में 100 क्वेश्चन उसने मिस किया। नेक्स्ट डे फिर वो 300 क्वेश्चन को 1 to 300 पे गए, समय बर्बाद हुआ ना। अगर 200 क्वेश्चन आपको क्लियर है तो उसे क्यों टच करते हो? जो 100 क्वेश्चन आप मिस किए थे उसे पेंसिल से चेन लगाओ और उसकी रीजनिंग खोजो, कहाँ तुम मिस किए हो, उस रीजनिंग को ध्यान से देखो। नेक्स्ट डे आप सिर्फ 100 क्वेश्चन को देखिए, समय कम लगेगा, और उस 100 क्वेश्चन को देखकर आप पाओगे कि 25 फिर मिस कर गया, तो आप बाकी को इरेज कर दो, 25 पर चिन्ह छोड़ दो, उस 25 के रीजनिंग को देखो, जिस बुक में मटेरियल का आंसर है वो देखो। आप अगले दिन करोगे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम कर चुके, 2, 3, 4 मिस कर गया। आप 2, 3, 4 को देखो, अगले दिन 4 और 5 मिनट्स लगेंगे, आपका चैप्टर पूरा हो गया। लेकिन अगर 5 दिन तक लगातार 1 to 300 क्वेश्चंस देखोगे तो कभी पॉसिबल है क्या? दूसरे सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। और वो व्यक्ति सफल होता है जो बैलेंस स्टडी करता है, जो तीनों पेपर को ध्यान से देखता है। और तीनों पेपर पे ईमानदारी से जब समय दोगे तो वैसे स्थिति में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाए। फ्रेमवर्क होता है क्वेश्चन का, टॉपिक का, सब्जेक्ट का। जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसमें क्या क्या टर्म दे रखा है, क्या क्या पॉइंट है, उस पॉइंट को एक जगह नोट करो, पॉइंट को याद कर जाओ। उसमें किसी तरह के समझने की बात नहीं आती है। आप कैलकुलस बोलते हो, कैलकुलस नाम याद करना है या समझना है? नहीं बेटा, समझना बात में। क्या समझना है? आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? कैलकुलस। ये कैलकुलस वर्ड आपको याद ना करना है। दिस लाइट चैप्टर, लाइट वर्ड याद करोगे या समझोगे? पहले बेटा पहले तो नाम मैकेनिक्स क्या होगा, मैकेनिक्स वर्ड याद करोगे ना। आप गए टीचर से पूछने, क्या पूछोगे? हमें मैकेनिक्स समझाइए। बेटा मैकेनिक्स याद रहेगा तब ना समझाओगे। क्या कहोगे? हमें कुछ समझाइए। तो कुछ में फिर बात तो अलग हो गई ना। तो वो नाम आपको याद करना होता है। लोग गलत बोलते हैं, हमारी याददाश्त अगर साथ ना दे तो हम सफल होंगे क्या? वो तो मस्ट है ना। अगर याददाश्त ही ना रहे, अभी कुछ कहा जाए और तुरंत हम भूल जाएं, तो फिर हम सफल हो पाएंगे, चाहे व्यक्ति जितने भी इंटेलिजेंट हो। वो व्यक्ति चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर उन्हें मेमोरी ही नहीं है तो वो समझ के बातों को रख पाएगा क्या? अभी समझा, थोड़ी देर में बोर हो जाएगा। इसलिए मेमोरी मस्ट है। सफलता का पहला राज मेमोरी होता है, और मेमोरी आपको रखनी ही है। वो टर्म आपको याद करना ही है। सर आप फिजिक्स वर्ड याद करोगे ना, केमिस्ट्री वर्ड याद करोगे, मैथ वर्ड याद करोगे, बायो वर्ड जो है वो नाम याद करना होगा ना। देन आप जाओगे, उनमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक नाम याद रखना पड़ेगा, तब आप बोलोगे। उस सब्जेक्ट को एलॉबरेट किया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन बिना नाम याद रखे हुए कोई किसी को एलॉबरेट नहीं कर सकता। इसलिए वो आवश्यक है, वो रहना ही चाहिए आदमी के पास। कहता है पहले सफलता के लिए लोग मानते थे जो व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट है उतना ज्यादा सफल होगा, ये लोगों की सोच थी। लेकिन पिछले दिनों में जब साइंस कांग्रेस यूएसए में बातें उठी और ये आया कि सफलता का राज क्या है, सफलता किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो पहले लोग समझते थे जिस व्यक्ति का आईक्यू जान रहे हो, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, तो जिस व्यक्ति का आईक्यू जितना अच्छा है वो व्यक्ति उतना सफल हो सकता है।
अब कहता है कि ये गलत है। जिस व्यक्ति का EQ जितना डेवलप होगा वो उतना सफल हो सकता है। अभी फॉर एनी सक्सेस, अब जो बात लोग ला रहे हैं वो इस रूप में है किसी भी सक्सेस के लिए लोगों ने जो बातें रखी है, इंटरनेशनल लेवल पे जो बात तय हुई है, उसमें कहता है EQ प्लस IQ, और EQ इसमें 70% है, IQ इसमें है 30%। किसी भी सफलता के लिए 70% EQ की जरूरत है एंड 30% IQ। इंटेलिजेंस कोशिएंट 30% हो, व्यक्ति नॉर्मल थिंकिंग में हो, नॉर्मल समझदारी हो, व्यक्ति सही बात समझता है, रिसीव करता है, एक्सप्लेन करता है, परसेप्शन उसका सही है, 30% IQ वाले भी इस बात को कर लेंगे। तो सफलता के लिए नॉर्मल IQ वाले व्यक्ति भी हो, बट EQ उसका 70% है। EQ होता है इमोशनल कोशिएंट, IQ इंटेलिजेंस कोशिएंट है, EQ होता है इमोशनल कोशिएंट। इस इमोशनल कोशिएंट की खास बात हुआ करती है इमोशनल कोशिएंट। सफलता के लिए इसकी महत्ता ज्यादा है इमोशनल कोशिएंट का। और ये कहां से आता है, कैसे आता है? कहता है पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर प्रोफेशन जिसमें आप सफलता पाना चाहते हो, उसकी स्टडी हो विथ रिपीटेशन एंड कंसंट्रेशन। आप उस मैटर को कंसंट्रेट कर देखो, बार बार रिपीट करो। तो इमोशनल कोशिएंट वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, और ये व्यक्ति का चेंज नहीं होता। व्यक्ति का जो IQ है, इमोशनल कोशिएंट, ये इंटेलिजेंस कोशिएंट, वो फिक्स है, लेकिन इमोशनल कोशिएंट वेरिएबल है, और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन एंड प्लस रिपीटेशन पे। दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एंड रिपीटेशन। आप किसी व्यक्ति को किसी भी जॉब में हो, किसी भी पढ़ाई में हो, किसी चीज में हो, लेबर की है, लेबर अपने काम में उस पर परफेक्शन दिखता है, बेहतर दिखता है, इसलिए कि उसका इमोशनल कोशिएंट उस लेवल का है, उस अपने काम को कंसंट्रेट कर करता है, रिपीट कर उसने बार बार अपने में एक्यूरेसी डेवलप कर लिया है, वो उस काम को अच्छे से करता है, कुक है, अच्छा खाना बनाता है, ये उसके इमोशनल कोशिएंट है। अगर इमोशन से बातें जुड़ी ना हो तो वो बेहतर नहीं हो सकता। हम स्टूडेंट में भी जो व्यक्ति जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक को आप कंसंट्रेट होकर पढ़ो, बार बार रिपीट करो, आप में वो चीज चला जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और जब बातें लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है तो उसे व्यक्ति आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन की तरह काम करना शुरू करेगा, फटाफट निकल आएगा बाहर, स्ट्राइक करेगा। आप क्वेश्चंस देखोगे, उससे रिलेटेड मैटर देखोगे और स्ट्राइक करेगा, फटाफट आप जोड़ दोगे कि ये यहाँ से यहाँ संसद ऐसे आएगा। तो ये तभी हो सकता है जब ये चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। तो मेमोरी की महत्ता तो काफी बड़ी हुई है। मेमोरी अगर साथ ना दे तो व्यक्ति के इंटेलिजेंस कोई काम नहीं आएगा। तो इमोशनल कोशिएंट वेरिएबल है, ये व्यक्ति चेंज कर सकता है। आप सुनते हो एक बार लड़का फेल कर गया, इस बार असफल हुआ, उसे लोगों ने कहा तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ये बात उसे लग गई और अगले बार वो सफल हो गया। कैसे सफल हो गया? क्या उसमें IQ चेंज हुआ? वो चेंज होता ही नहीं। उसने अपने EQ को चेंज किया, इमोशनल कोशिएंट चेंज हुआ, इमोशनली उसे जर्क लगा और इस कारण उस व्यक्ति ने कंसंट्रेट होकर बार बार रिपीट कर अपने सब्जेक्ट को एडवांस किया, अगले बार वो सफल हो गया। तो उसने चेंज किस में लाया? EQ में, इमोशनल कोशिएंट। तो व्यक्ति इमोशनल कोशिएंट को चेंज कर सकता है विद कंसंट्रेशन एंड रिपीटेशन इन पर्टिकुलर जॉब। जो भी काम वो कर रहा है उस काम को बेहतर बना सकता है।
तो फॉर एनी सक्सेस के लिए EQ ही मुख्य है 70% एंड IQ 30%। इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये शो करता है ना, सफलता पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप पा सकते हो। आप नहीं कर सकते हैं यह कहना ही गलत होगा। इसका मतलब है कि आप ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं हो। अगर आप इमोशनल कोशेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा। अगर वो करते हो तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगर सफल होना है तो मूल मंत्र इसको लेकर चलो। कई लोग कहते थे वो तो बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए वो सफल होगा, हम उस हद तक नहीं है इंटेलिजेंट, हमसे नहीं हो पाएगा। ये गलत है बेटा। आपके लिए जितनी आवश्यकता है इंटेलिजेंसिया की वो आपके पास है। आप स्टेयर देखते हो तो स्टेयर पर चढ़ते हो ना, दीवार पर सीधे चढ़ने की कोशिश करते हो क्या? आप जा रहे हो, सामने खाई है तो आप सामने से बढ़ने की कोशिश करोगे? आप किनारे हो जाओगे ना। आप जा रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है तो आप साइड लोगे ना। ये तो कह रहा है कि आप नॉर्मल थिंकिंग में हो, आपका IQ नॉर्मल है एंड दिस वन इज सफिशिएंट। इतने IQ आप में है कि आप सही चीज को सही रूप में समझ पाते हो तो काफी है। बाकी तो EQ पे डिपेंड करता है। और बेटा वो चेंज करना आपके लिए पॉसिबल है, आप करके देखो, नामुमकिन है ही नहीं। इसलिए किसी एम को, किसी टारगेट को आप फिक्स करो, वो टारगेट आप अचीव कर सकते हो, ये तय कर लो, ये आपके लिए संभव है। अब वहां पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आज से 100 साल पहले भी व्यक्ति को सफलता पाने के लिए मेहनत करना होता था, आज भी करना है, फ्यूचर में भी करना पड़ेगा। सिर्फ हमारे मीन्स चेंज होते चलेंगे। व्यक्ति को कहीं जाना था पहले तो बैलगाड़ी से सफर करता था, उसे काफी समय देना पड़ता था। लोग आगे मोटर गाड़ी से करने लगा, फिर आगे ये हुआ, अब प्लेन से भाग जाता है, तो टाइम उसका बचेगा। लेकिन बाकी जो वो पाने के लिए, मंजिल पाने के लिए मूव करने की बात है, वो उसे करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई मीन्स नहीं है तो आप पैदल चल के पहुंचोगे ना, वहां मीन्स है, आप जल्दी पहुंचोगे, बट आपको मंजिल पर पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, वो आपको तय करना ही है। और अगर ये ठान लोगे सब पता मिलेगा। तो वो बैकबोन था सफलता का, मेहनत, और वो पास्ट में भी था, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। उसे कितना आसान बना के आप कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। से तो शुरुआत हो रही है, हम लोगों का कैसे प्लान बनता है इन क्लासेस का, सारा कर लो, बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम